नाउ कम टू 18th पैराग्राफ। ये पैराग्राफ बोर्ड की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट पैराग्राफ है। कोई प्यारा कुसुम कुमला गेह में जो पड़ा हो, तो प्यारे के चरण पर ला डाल देना उसी को। कोई प्यारा कुसुम कुमला गेह में जो पड़ा हो, तो प्यारे के चरण पर ला डाल देना उसी को। यूं देना ए पवन बतला फूल सी एक बाला। यूं देना ए पवन बतला फूल सी एक बाला। म्लाना हो कमल पग को चूमना चाहती है। इसमें वो कह रही हैं कि यदि उनके गेह में, उनके घर में कोई प्यारा सा कुसुम, कुसुम अर्थात फूल, प्यारा अर्थात सुंदर सा, अच्छा सा कोई फूल अगर उनके घर में कहीं इधर उधर पड़ा हो, तो तुम क्या करना, हवा में ये गुण होता है कि वो चीज़ों को उड़ा करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकती है। तो वो कहती हैं तो तुम क्या करना कि पवन तुम ऐसा करना, उस कुमलाए हुए, उस मुरझाए हुए, सूखे हुए फूल को ला करके और उड़ा करके और श्री कृष्ण के चरणों में डाल देना। तो प्यारे के चरण पर ला डाल देना उसी को, उनके चरणों पर उसे डाल देना। यूं देना ए पवन बतला फूल सी एक बाला। ये इसको करके तुम क्या करोगी, तुम ये बताना कि फूल के समान एक बाला, बाला अर्थात एक कम उम्र की लड़की, एक कुंवारी छोटी लड़की, सुंदर सी प्यारी सी लड़की, बाला। तो तुम उसको दिखा करके ये बताना कि एक बाला जो है, एक सुंदर सी लड़की म्लाना हो कमल पग को चूमना चाहती है, कि वो मुरझा गई है। जिस प्रकार से वो फूल की कली मुरझा गई है, उसी प्रकार से ये कोमल सी लड़की भी मुरझा गई है। और आज वो क्या करना चाहती है, उनके चरण रूपी कमलों को बार बार चूमना चाहती है, अर्थात चरण रूपी कमलों को प्रणाम करना चाहती है। यहाँ पर मैंने आपके पैराग्राफ देखिए यहाँ लिख दिया है, कमल पग अर्थात चरण कमल, ठीक है, कमल पग, ये कमल पग चरण कमल, यहाँ पर रूपक अलंकार है। जब हम कमल को पग की तरह या पैरों की तरह कहते हैं, तो चरण कमल रूपक अलंकार इन दोनों पदों में होगा। इसको एक बार आप चाहें तो नोट कर लीजिए, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट पैराग्राफ है। कई बार बोर्ड में पहले पूछा गया है कि हे पवन, यदि कृष्ण के घर में कोई भी मुरझाया हुआ फूल प्यारा सा तुम्हें मिल जाए, तो उसे मेरे प्रिय श्री कृष्ण के चरणों पर जाकर लाकर डाल देना। और इस प्रकार से तुम उसे यह स्पष्ट कर देना कि इस मलिन फूल के समान ही एक मलिन ब्रज की गोपी, एक मलिन ब्रज की गोपी या कन्या तुम्हारे चरण कमलों को चूमना चाहती है, तुम्हारे चरण कमलों को चूमना चाहती है। और इसमें जो यहाँ पर ये पंक्ति है, जो यहाँ पर ये पंक्ति है, जो यहाँ पर ये पंक्ति है कि यूं देना ए पवन बतला फूल सी एक बाला, तो आप जब साहित्यिक विशेषता लिखेंगे तो इन्वर्टेड कॉमा में लिख सकते हैं कि यूं देना ए पवन बतला, है ना, यूं देना ए पवन बतला, 5 वर्ड्स का में मानवीकरण अलंकार है। देखिए बेटा, वैसे तो आप पूरे पैराग्राफ में भी लिख सकते हैं, लेकिन ये लिटरेचर है, यहाँ पर आप जितना ज़्यादा प्रिस्क्राइब ढंग से उत्तरों को देंगे, आपको मार्क्स उतने ही ज़्यादा मिलते हैं। तो अगर आप लिखते हैं मानवीकरण अलंकार है, तो आपको उस तरह से नंबर मिलेंगे बोर्ड में। और अगर आप प्रिस्क्राइब कर देते हैं, बता देते हैं कि इसी पर्टिकुलर लाइन में या पंक्ति में या शब्द में अलंकार है, तो उसमें भी आपको मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। बाकी मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, बाकी काव्य सौंदर्य ऐसा ही पोयम का चलेगा, जहाँ पर बदलेगा वहाँ पर मैं आपको बताऊंगी। और याद करिएगा कि कमल पग यानी चरण कमल में रूपक अलंकार है, ठीक है। नाउ कम टू 19th पैराग्राफ। जो प्यारी मंजू उपवन या वाटिका में खड़ी हूँ, छिद्रों में ज्वा कणित कोणित करना वेणु सा कीचकों को। यूं होवेगी सुरति उनको सर्व गोपांगना की, जो है वंशी श्रवण रुचि से दीर्घ उत्कंठ होती। फिर से पढ़ रही हूँ, थोड़ा कठिन शब्द है इसमें। जो प्यारे मंजू उपवन या वाटिका में खड़ी हूँ,
छिद्रों में जा क्वणित करना वेणुसा कीचकों को। यों होवेगी सुरति उनको सर्व गोपांगना की, जो है वंशी श्रवण रुचि से दीर्घ उत्कंठ होती। कि यदि प्यारे मंजू उपवन अर्थात सुंदर उपवन में या वाटिका में किसी बागीचे में खड़े होंगे तो तुम क्या करना, छिद्रों में जा क्वणित करना वेणु सा कीचकों को। वेणु यहाँ पर देखिए मैंने कठिन शब्दों के अर्थ लिखे हैं। क्वणित अर्थात बजाना, वेणु अर्थात बांसुरी। तो तुम कहीं से जंगल में जाना, उनके आसपास की वाटिका में, उनके आसपास के किसी ऐसे, क्योंकि वो वाटिका या उपवन में यहाँ पर खड़े होंगे। यहाँ पर प्रसंग में ये बताया जा रहा है कि जो प्यारे मंजू उपवन या वाटिका में खड़े हो, तो यदि वो उपवन या बागीचे में खड़े होंगे तो तुम क्या करना, तुम किसी पोपले बांस को, वो बांस जो अंदर से खोखला हो चुका हो, उसको जाना और धीरे से क्वणित करना अर्थात थोड़ा सा उसको बजाना। यों होवेगी सुरति उनको सर्व गोपांगना की। इस तरह से उनको सर्व अर्थात सभी, गोपांगना अर्थात गोपियों की, वो सारी गोपियों की सुरति अर्थात याद उनको आएगी, जो है वंशी श्रवण रुचि से दीर्घ उत्कंठ होती। जो है वंशी, वंशी अर्थात उनकी बांसुरी, श्रवण रुचि को श्रवण अर्थात सुनना, रुचि अर्थात पसंद करती हैं, जो उनकी वंशी की धुन को अत्यधिक पसंद करती हैं, दीर्घ उत्कंठ होती और उनको बहुत दीर्घ इच्छा, दीर्घ अर्थात बड़ी और उत्कंठ अर्थात इच्छा, उनको बहुत दीर्घ इच्छा होती है कि वो कहीं से भी भाग करके और आए। और यदि कृष्ण की बांसुरी का एक भी शब्द पड़ता है गोपियों के कान में, तो आपने बहुत सी कथाएं हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं कि कृष्ण की बांसुरी के गोपियां, नंद, यशोदा, बाकी गोप सारे, उनके सारे मित्र और विशेष रूप से राधा पूरी तरह से बावली थी। वो जब कृष्ण मुरली बजाना शुरू करते थे तो जो जहाँ पर होता था वो अपना काम छोड़ करके और यमुना किनारे कदम्ब के वृक्ष के नीचे आ जाता था जहाँ पर कृष्ण मुरली बजाते थे। तो वो यहाँ पर गोपी यही कह रही हैं, सॉरी राधा यही कह रही हैं कि यदि तुम्हें कोई वहाँ पर बांस का पेड़ दिखे तो उस पेड़ पर जा करके तुम उसको बांसुरी की तरह बजाना, जिससे कि उन्हें सारी गोपियों की याद भी आ जाए। यहाँ पर मैंने कठिन अर्थ लिखे हैं, आप इधर ध्यान दीजिए और एक बार मैं आपको अर्थ भी बता दे रही हूँ कि यदि मेरे प्रिय श्री कृष्ण किसी भवन में ना हो करके, अपने भवन में ना हो करके किसी सुंदर वाटिका या उपवन में खड़े हो, तो उनके कानों के छिद्र में, कर्णों में कीचकों, कीचक मतलब एक शब्द आपको बताना भूल गए, कीचक, कीचक अर्थात कानों के छेद, उस कानों के छेद में तुम जाना और वहाँ पर जो पेड़ होगा बांस का, उस बांस के पेड़ को इस तरह हिला देना या पोपले बांस के पेड़ को के अंदर से ऐसी ध्वनि निकाल देना जिससे वे बांसुरी की भांति बजने लगें। और संभव है कि इस वंशी की धुन को सुन करके, या अगर आप और साहित्यिक भाषा में लिखना चाहें तो, यदि आप और साहित्यिक भाषा में लिखना चाहें तो आप ये भी बता सकते हैं कि उस वेणुनाद को सुन करके संभव है कि श्री कृष्ण को उन गोपांगनाओं की या उन गोपियों की सुरति आ जाए मेरे साथ साथ, जिनको कि वो ब्रजभूमि में छोड़ करके आए थे। तो यहाँ तक आपका 19th पैराग्राफ हो गया है। मेरे ख्याल से 2 दिन और लगेंगे क्योंकि स्टिल 6 पैराग्राफ्स बाकी हैं और इसमें कुछ पैराग्राफ्स जो हैं वो बोर्ड की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। सरल पोयम है, पहली पोयम है और खड़ी बोली से आप 11th तक आपका ये हाल होता है 10th 11th में बच्चों कि आप लोग खड़ी बोली की कविताओं का अर्थ लिखना थोड़ा सा अपने आप में कठिन हो जाता है क्योंकि आपको शब्द नहीं मिलते हैं। तो क्योंकि ब्रज भाषा या अवधी भाषा के अर्थ आपको हम लोग बताते चलते हैं तो वो आपको समझ में आते हैं और आप नोट डाउन भी करते हैं। बट जब हम लोग खड़ी बोली शुरू करते हैं तो आपको लगता है कि ये तो बहुत सरल सा है और हम इसे लिख लेंगे। तो जनरली जब आप 10th में जो लास्ट क्लास में पोएम पढ़ते हैं खड़ी बोली की, बच्चों उनको नहीं पढ़ते हैं या उसकी व्याख्या बोर्ड में नहीं करते हैं। लेकिन यहाँ पर आप ये ज़रूर ध्यान दीजिएगा
कि यहाँ पर जितनी भी पोएम्स आप पढ़ेंगे वो सब की सब जो हैं वो खड़ी बोली की ही हैं। तो ये सरल चैप्टर है, इजी चैप्टर है और इसे आप कंप्लीट ज़रूर साथ में करते चलें। थैंक यू।